कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा, इलाज के नाम पर उस आश्रम में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसे याद करके आज भी मैं सिहर उठती हूँ। इतनी चालाकी से उन लोगों ने मेरा शोषण किया। उस समय मेरे मन में संतान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैं उन लोगों के हाथ का खिलौना बन गई। जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूप कांप जाती है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इतनी शर्मीली महिला होने के बावजूद भी मैंने कैसे उन लोगों को अपने साथ वह सब करने दिया और कैसे उन्होंने मेरा फायदा उठाया। गुरुजी का आश्रम काशीपुर में था। ये उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आश्रम के पास ही एक साफ पानी का बड़ा सा तालाब था। कोई प्रदूषण न होने की वजह से उस गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा और खुशनुमा था और आश्रम की जगह भी हरी भरी और बहुत सुंदर थी। ऐसी शांत जगह पर आकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए। मुझे रोहित के साथ आश्रम में आना था, लेकिन ऐन वक्त पर रोहित किसी जरूरी काम में फंस गया, इसलिए मुझे अपनी सासू माँ के साथ आना पड़ा। आश्रम में आने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी के दर्शन के लिए वहां लोगों की लाइन लगी हुई है। हमने गुरुजी को अकेले में अपनी समस्या बताने के लिए उनसे मुलाकात का वक्त ले लिया। काफी देर बाद हमें एक कमरे में गुरुजी से मिलने ले जाया गया। गुरुजी काफी लंबे चौड़े हटे कटे बदन वाले थे। उनकी हाइट लगभग 6 फीट तो होगी ही। वह भगवा वस्त्र पहने हुए थे। शांत स्वर में बोलने का अंदाज उनका किसी को भी सम्मोहित कर देने वाला था। आवाज में उनकी ऐसा जादू था कि गूंजती हुई सी लगती थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सामने वाला खुद ही उनके चरणों में झुक जाए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि आप ज्यादा देर उसने आंखें नहीं मिला सकते। हम गुरुजी के सामने फर्श पर बैठ गए। सासू मां ने गुरुजी को मेरी समस्या बताई कि मेरी बहू को संतान नहीं हो पा रही है। गुरुजी ध्यान से मेरी सास की बातों को सुनते रहे। हमारे अलावा उस कमरे में 2 और आदमी थे जो शायद गुरुजी के शिष्य होंगे। उनमें से एक आदमी मेरी सास की बातें सुनकर डायरी में कुछ नोट कर रहा था। गुरुजी बोले, माता जी, मुझे खुशी हुई कि अपनी समस्या के समाधान के लिए आप अपनी बहू को मेरे पास लाई हैं। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी बहू मुझसे दीक्षा ले और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करे तो यहां आश्रम से खाली हाथ नहीं जाएगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माता जी, समस्या कठिन है तो उपचार की राह भी कठिन ही होगी, लेकिन अगर इस राह पर आपकी बहू चल पाए तो 1 साल के भीतर उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसा जैसा कहा जाए, बिना किसी शंका के वैसा ही करना होगा, तभी आशानुकूल परिणाम मिलेगा। गुरुजी की बातों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत अपने उपचार के लिए तैयार हो गई। मेरी सास ने भी हाथ जोड़कर तुरंत सहमति दे दी। गुरुजी, उपचार के लिए हामी भरने से पहले मेरे कुछ नियमों को सुन लीजिए। मैं अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं रखता। 3 चरों में इनका उपचार होगा, तब आपकी बहुमां बन पाएगी। पहले दीक्षा, फिर जड़ी बूटी से उपचार और फिर यज्ञ। पूर्ण मां की राज से उपचार शुरू होगा और यह 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान दीक्षा और जड़ी बूटी से उपचार को पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ, इतना ही पर्याप्त है, तो आपकी बहू 6ठे दिन आश्रम से वापस जा सकती है। पर अगर यज्ञ की जरूरत पड़ी तो 2 दिन और रुकना पड़ेगा। आश्रम में रहने के दौरान आपकी बहू को आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन नियमों के बारे में मेरे शिष्य बता देंगे। गुरुजी की बातों को मैं सम्मोहित होकर सुन रही थी। मुझे उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। उनसे दीक्षा लेने को मैंने हामी भर दी। गुरुजी बोले, मोहन, इनकी बहू को आश्रम के नियमों के बारे में बता दो और इसके व्यक्तिगत विवरण नोट कर लो। बेटी, तुम मोहन के साथ दूसरे कमरे में जाओ और जो ये पूछे उसको बता देना। माताजी, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं उठी और गुरुजी के शिष्य मोहन के पीछे पीछे बगल वाले कमरे में चली गई। वहां पर रखे हुए सोफे पर मोहन ने मुझे बैठने को कहा। मोहन मेरे सामने खड़ा ही रहा। मोहन लगभग यही कोई 40 बरस का था। शांत स्वभाव का और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए रहता था। शांत स्वभाव का
और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहता था। मोहन ने कहा, मैडम मेरा नाम मोहन है, अब आप गुरुजी की शरण में आ गई है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आश्रम में बहुत सी औरतों को देखा है जिनको गुरुजी के खास उपचार से फायदा हुआ है, लेकिन जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आपको बिना किसी बताए जैसे मैं कहूँगा वैसा करना होगा, मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करूंगी। 2 साल से मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूं, मैंने कहा। मोहन ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए मैडम, सब ठीक होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। अगले सोमवार को शाम 7 बजे से पहले आप आश्रम में आ जाना। सोमवार को पूर्णिमा है, आपको दीक्षा लेनी होगी मैडम। आप अपने साथ साड़ी वगैरह मत लाना। हमारे आश्रम का अपना ड्रेस कोड है और यहीं से आपको साड़ी वगैरह सब मिलेगा, जो जड़ी बूटियों से बने डिटर्जेंट से धोई जाती है। और मैडम, आश्रम में गहने पहनने की भी अनुमति नहीं है। असल में सब कुछ यहीं से मिलेगा, इसलिए आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मोहन की बातों से मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अभी तक आश्रम में मुझे कोई और नहीं दिखी थी। मैं सोचने लगी, साड़ी तो आश्रम से मिल जाएगी, लेकिन मेरे ब्लाउज और पेठी कोट का क्या होगा? केवल साड़ी पहनकर तो मैं नहीं रह सकती। शायद मोहन समझ गया कि मेरे दिमाग में क्या शंका है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आपने ध्यान दिया होगा कि विवरण नोट करने को कहा था, इसलिए आप ब्लाउज वगैरह की चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। हम हेयर क्लिप से लेकर चप्पल तक सब कुछ आश्रम से ही देते हैं। मोहन की बात से मेरी शंका दूर हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरे अंडरगारमेंट्स का क्या होगा, क्या वो भी आश्रम से ही मिलेंगे? लेकिन यह बात मैं एक मर्द से कैसे पूछ सकती थी? मोहन ने कहा, मैडम अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, जवाब देने में कृपया बिल्कुल मत शर्माना और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देना, क्योंकि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए यहाँ आई है और हम सबका यही प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी। मोहन की बातों से मुझे सहारा मिला और फिर मैंने उसके सवालों के जवाब दिए, जो बहुत ही निजी किस्म के थे। मोहन ने पूछा, मैडम आपको नियमित पीरियड्स आते हैं? हाँ, समय पर आते हैं, कभी कभार ही मिस होते हैं, मैंने जवाब दिया। मोहन ने फिर पूछा, लास्ट बार कब मिस हुआ था या अनियमित रहा था? लगभग 3 या 4 महीने पहले, तब मैंने कुछ दवाइयां ले ली थी, फिर वह ठीक हो गया। मोहन ने अगला सवाल पूछा, आपकी तारीख कब है? हर महीने 22 या 23 को है, मैंने जवाब दिया। मोहन ने सिर झुकाकर मेरे जवाब नोट किए, जिससे उसका और मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वरना इतने निजी सवालों कहाँ पूछे थे। मोहन ने पूछा, मैडम क्या उन दिनों में आपको अधिक दर्द महसूस होता है? अगर हाँ तो वह भी बताए। मैंने कहा, सामान्य आते हैं, 2-3 दिन तक दर्द भी सामान्य ही रहता है। मोहन ने कहा, ठीक है मैडम, बाकी निजी सवाल गुरुजी ही पूछेंगे। जब आप वापस आश्रम आएंगी तब। मैं सोचने लगी, अब और कौन से निजी सवाल हैं जो गुरुजी पूछेंगी? तब मैं सोचने लगी, अब और कौन से निजी सवाल है जो गुरुजी पूछेंगे? मोहन बोला, मैडम अब आश्रम के ड्रेस कोड के बारे में बताता हूँ। आश्रम से आपको भगवा रंग की 4 साड़ियां मिलेंगी, जो जड़ी बूटी से धोई जाती है। इतने से आपका काम चल जाएगा, जरूरत पड़ी तो और भी मिल जाएंगी। आपका माप क्या है? मेरा मतलब ब्लाउज के लिए। एक अनजान आदमी के सामने ऐसी निजी बातें करते हुए मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके सवाल से मैं हकलाने लगी, आपको मेरा माप क्यों चाहिए? मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। मोहन बोला, मैडम अभी तो मैंने बताया था कि आश्रम में रहने वाली औरतों को साड़ी, ब्लाउज, पेटी कोट सब कुछ आश्रम से ही मिलता है, तो उसके लिए आपका माप तो जानना जरूरी है ना? मैंने कहा, ठीक है, मेरा माप 34 है। मोहन ने मेरा माप नोट किया और एक नज़र मेरी तरफ डाली, जैसे आंखों से ही मेरा माप नाप रहा हूं। मोहन बोला, मैडम आश्रम में ज्यादातर औरतें ग्रामीण इलाकों से आती हैं। शायद आपको मालूम ही होगा, गांव में औरतें अंडरगारमेंट नहीं पहनती हैं, इसलिए आश्रम में नहीं मिलते। लेकिन आप तो शहर से आई हैं, तो अगर आप चाहो तो अपने साथ ला सकती हो, पर उनको आश्रम में जड़ी बूटी से स्टरलाइज करवाना मत भूलना, क्योंकि दीक्षा के बाद कुछ भी ऐसा पहनने की अनुमति नहीं है जो जड़ी बूटियों से स्टरलाइज ना किया गया हो। अंडरगारमेंट की समस्या सुलझ जाने से मुझे थोड़ा सुकून मिला, पर मुझसे कुछ बोला नहीं गया, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मोहन बोला,
थैंक्स मैडम, अब आप जा सकती हैं और सोमवार शाम को आ जाना। मैं सासू जी के साथ अपने शहर लौट आई। मेरा सास ने बताया कि जब तुम मोहन के साथ दूसरे कमरे में थी तो उनकी गुरुजी से बातचीत हुई थी। सासू जी गुरुजी से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसा गुरुजी कहें वैसा ही करना और आश्रम में अकेले रहने में घबराना नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कुल मिलाकर गुरुजी के आश्रम से मैं संतुष्ट थी और मुझे भी लगता था कि गुरुजी की शरण में जाकर मुझे संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। पर उस समय मुझे क्या पता था कि आश्रम में मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है। अगले सोमवार की शाम को मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंच गई। मेरा बैग लगभग खाली था क्योंकि मोहन ने कहा था कि सब कुछ आश्रम से ही मिलेगा। सिर्फ एक अतिरिक्त साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और 3 सेट अंडरगारमेंट्स अपने साथ लाई थी। मैंने सोचा इतने से मेरा काम चल जाएगा। इमरजेंसी के लिए कुछ रुपए भी रख लिए थे। आश्रम में मोहन ने मां हम गुरुजी के पास गए। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर गुरुजी से कुछ बातें करके मेरी सास वापस चली गई। अब आश्रम में गुरुजी और उनके शिष्यों के साथ मैं अकेली थी। आज गुरुजी के 2 और शिष्य मुझे आश्रम में दिखे। अभी उनसे मेरा परिचय नहीं हुआ था। गुरुजी बोले, बेटी यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूँ? जी जरूर गुरुजी। गुरुजी के अलावा उनके 4 और शिष्य वहां पर थे। उस समय 5 आदमियों के साथ मैं अकेली औरत थी। वे सभी मुझे ही देख रहे थे तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन गुरुजी की शांत आवाज सुनकर मेरे मन को सुकून मिला। गुरुजी बोले, ठीक है कामिनी, तुम्हारा परिचय अपने शिष्यों से करा दूं। मोहन से तो तुम पहले ही मिल चुकी हो, उसके बगल में कमल, फिर सुरेश और यह रंजन है। दीक्षा के लिए मोहन बताएगा और उपचार के दौरान बाकी लोग बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। अब तुम आराम करो और रात 10 बजे दीक्षा के लिए आ जाना। मोहन तुम्हें सब बता देगा। मोहन बोला, आइए मैडम, मेरे साथ चलिए। मोहन मुटे से कमरे में ले गया जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम भी था। मोहन ने बताया कि आश्रम में यही मेरा कमरा है। बाथरूम में एक फुल साइज मिरर लगा हुआ था जिसमें सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर देखा जा सकता था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि बाथरूम में इतने बड़े मिरर की जरूरत क्या है। बाथरूम में एक वाइट टॉवेल, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह जरूरत की सभी चीजें थी, जैसे ये कोई आश्रम नहीं, होटल का लग्जरी बाथरूम हो। कमरे में एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल थी जिसमें कंघी, हेयर क्लिप, सिंदूर, बिंदी वगैरह था। एक कुर्सी और कपड़े रखने के लिए एक कबोर्ड भी था। मैं सोचने लगी, मोहन सही कह रहा था कि सब कुछ यही मिलेगा। जरूरत की सभी चीजें, एक गिलास दूध और कुछ स्नैक्स लाकर दिए और बोला, मैडम अब आप आराम कीजिए। वैसे तो सब कुछ यहाँ है, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए। 10 बजे मैं आऊंगा और दीक्षा के लिए आपको ले जाऊंगा। दीक्षा में शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। आपके उपचार का वह एक प्रारंभिक चरण है मैडम। आप अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं इसे चेक करूंगा और आश्रम के नियमों के अनुसार आपके साथ जो भी समस्या हो आप बेहिचक मुझसे कह सकती हैं। फिर बिना मेरे जवाब का इंतजार किए मोहन ने बैग उठा लिया। बैग में से उसने मेरा पर्स निकाला, फिर मेरे अंडरगारमेंट्स निकालकर बेड पर रख दिया। फिर वो उन्हें पकड़े रहा जैसे सोच रहा हूं कि यह सही है या नीचे फर्श को देखने लगी। कोई पुरुष मेरे नीचे कपड़ों को छू रहा है। मेरे लिए यह बड़ी असाज स्थिति थी। शुक्र है उसने मेरी तरफ नहीं देखा। फिर उसने बैग से मेरे सारे कपड़े निकालकर बेड पर रख दिया। अब बैग में कुछ नहीं बचा था। मोहन बोला, ठीक है मैडम, जो ये आपकी एक्स्ट्रा कपड़े हैं इन्हें मैं ऑफिस में ले जा रहा हूं क्योंकि कपड़े आश्रम से ही मिलेंगे। मैं दीक्षा के समय आश्रम की साड़ी लाकर दूंगा और रात में सोने के लिए नाइट ड्रेस भी मिलेगी। ये आपके अंडरगारमेंट्स भी मैं ले जा रहा हूं, स्टरलाइज होने के बाद कल सुबह आपको मिल जाएंगे। मैं क्या कहती, सिर्फ सर हिलाकर हामी भर दी। उसने बेड से मेरे सारे कपड़े उठाए और फिर से कुछ देर तक उनको देखता रहा। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गए। आज तक किसी भी पराये पुरुष ने मेरे निजी कपड़ों को हाथ नहीं लगाया था और यहां मोहन मेरे ही उन्हें उठाकर देख रहा था। लेकिन अभी तो बहुत कुछ और भी होना था। मोहन बोला, मैडम
मुझे आपके वो अंदरूनी कपड़े भी चाहिए जो आपने पहनी हुई है, स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन इन्हें अभी कैसे दे दूं? हकलाते हुए मैं बोली, मोहन बोसा मैडम देखिए, मुझे जड़ी बूटी डालकर पानी उबालना पड़ेगा जिसमें ये कपड़े धोए जाएंगे। इसको उबालने में बहुत टाइम लगता है, तब ये कपड़े स्टरलाइज होंगे। इसलिए आप अपने पहने हुए अंडरगारमेंट्स उतार कर मुझे दे दीजिए। मैं बार बार थोड़ी ना ये काम करूंगा, एक ही साथ सभी को स्टरलाइज कर दूंगा। वहां ऐसे कह रहा था जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो। लेकिन बिना इन कपड़ों के मैं सुबह तक कैसे रहूंगी? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे इन्हें उतार कर स्टरलाइजेशन के लिए देने ही थे, आश्रम के पुरुषों के सामने, बिना कुछ पहने रहना और दीक्षा लेने जाना। यह सोचकर ही मैं असहज हो गई थी। ठीक है, आप कुछ देर बाद आओ, तब तक मैं उतार कर दे दूंगी। मोहन बोला, आप फिक्र मत करो मैडम, मैं यही इंतजार करता हूं। इनको उतारने में क्या समय लगना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी कहकर मैं बाथरूम में चली गई। मोहन कमरे में ही खड़ा रहा। बाथरूम का दरवाजा ऊपर से खुला था, मतलब छत और दरवाजे के बीच कुछ गैप था। मैं सोचने लगी, अब यह क्या मामला है? मुझे कपड़े लटकाने के लिए बाथरूम में एक भी हुक नहीं दिखा। तब मुझे समझ में आया कि कपड़े दरवाजे के ऊपर डालने पड़ेंगे, इसलिए यह गैप छोड़ा गया है। लेकिन कमरे में तो मोहन खड़ा था। जो भी कपड़े मैं दरवाजे के ऊपर डालती सब उसको दिख जाते। इससे उसको पता चलता रहता कि मैंने क्या क्या कपड़े उतार दिए हैं और किस हद तक मैं बिना कपड़ों के हो गई हूं। इस ख्याल से मुझे पसीना आ गया। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। यह लोग तो गुरुजी के शिष्य हैं और सांसारिक मोहमाया से ऊपर होंगे। अब मैंने दरवाजे की तरफ मुंह किया और अपनी साड़ी उतार दी और दरवाजे के ऊपर डाल दी। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। तभी मेरी नज़र बाथरूम के बड़े से आईने देखा कि मेरे छोटे कपड़ों में मेरे शरीर के हिस्से ठीक से ढके नहीं थे। उस बड़े आईने में खुद को देखकर मुझे शर्मा आई। फिर मैंने वो भी उतार दी और उसे दरवाजे के ऊपर रखने लगी। तभी मुझे ध्यान आया, कमरे में तो मोहन खड़ा है। अगर वह मेरी इन्हें देखेगा तो समझ जाएगा कि मैंने वह भी उतार दी है। मैंने उन्हें फर्श पर एक सूखी जगह पर रख दिया। मोहन दरवाजे से कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था और मैं अंदर बिल्कुल बिना कपड़ों के थी। मैं शर्म से लाल हो गई और मुझे असहजता महसूस हुई। मेरे हाथ में मेरे अंदरूनी कपड़े थे जो पसीने से भीगे हुए हैं। मैं सोचने लगी, ऐसे कैसे इन कपड़ों को मैं मोहन को दे दूं? वह क्या सोचेगा? पहले इन्हें धो देती हूं। तभी कमरे से मोहन की आवाज आई, मैडम, ये आपके उतारे हुए कपड़े मैं धोने ले जाऊं? आपके कपड़े गीले हो गए होंगे। वह आवाज इतनी नजदीक से आई थी कि जैसे मेरे पीछे खड़ा हो। घबराकर मैंने जल्दी से टॉवेल लपेटकर अपने बदन को ढक लिया। वह दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा होगा और दरवाजे के ऊपर डाले हुए मेरे कपड़ों को देख रहा होगा। दरवाजा बंद होने से मैं सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। नहीं नहीं, ये ठीक है, मैंने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। मोहन बोला, अरे क्या ठीक है मैडम, नए कपड़ों में आप फ्रेश महसूस करेंगी। और हाँ मैडम, आप अभी मत नहाना, क्योंकि दीक्षा के समय आपको नहाना पड़ेगा। तब तक मेरी घबराहट थोड़ी कम हो चुकी थी। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, पसीने से मेरे कपड़े भी गए हैं, नए कपड़े पहन लेती हूं। लेकिन मैं कुछ कहती उससे पहले ही मोहन बोल पड़ा, मैडम, मैं आपके कपड़े धोने ले जा रहा हूं और जो आप एक्स्ट्रा सेट लाई हो उससे यही रख रहा हूं। मेरे देखते ही देखते दरवाजे के ऊपर से मेरे सारे कपड़े उसने अपनी तरफ खींच लिए। पता नहीं उसने उनका क्या किया, लेकिन जो बोला उससे मैं और भी शर्मा गई। मोहन बोला, मैडम, लगता है आपको पसीना बहुत आता है। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से मर ही गई। इसका मतलब वह मेरे कपड़ों को हाथ में पकड़कर ध्यान से देख रहा होगा। मैं 28 साल की एक शर्मीली शादीशुदा औरत और यह एक अनजाना सा आदमी मेरे उतरे हुए कपड़ों को देखकर मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर पसीने से भीगा हुआ है। मैंने कहा, हाँ, वो मुझे पसीना बहुत आता है। फिर मैंने और टाइम बर्बाद नहीं किया और अपने अंदरूनी कपड़े धोने लगी, वरना उनके गीले धब्बे देखकर न जाने क्या क्या सवाल पूछेगा। साथियों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे जारी रहेगी। अगला भाग सुनने के लिए चैनल पर बने रहे और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।